आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि हम जो भी न्यूज़ अपडेट करें वो सबसे पहले आपके नोटिफिकेशन बार में पहुंच सके और आप उसे सबसे पहले देख सकें। हमारे सब वरिष्ठ साथी और यहाँ पे मौजूद सब मेहमान, मैं बस पहला कहना चाहती हूँ कि मैं सिर्फ एक व्यक्ति नहीं हूँ, मेरा संगठन है सिटीजन फॉर जस्टिस एंड पीस। जो भी हम काम कर रहे हैं, पूरी टीम हमारी काम कर रही है, अकेले हम लोग नहीं काम करते। विषय जो आज का है, एजेंडा बिहाइंड द कश्मीर फाइल्स, मतलब कश्मीर फाइल्स के जो इस वक्त पेश करने में, प्रोड्यूस करने में, रिलीज करने में, और उसके बाद जिस तरह उसका प्रोपेगेंडा जो चला है प्रधानमंत्री से लेके बाकी सरकारी अफसर तक, एजेंडा क्या है वो तो हमें समझना ही है। मगर इससे पहले कि मैं एजेंडा की तरफ जाऊं, मैं बस इतना कहना चाहूँगी आप सबसे कि यहाँ पे मौजूदा लोग बहुत ही सक्रिय नागरिक हैं, सेंसिटिव नागरिक हैं, और मैं कहना चाहूँगी कि अभी भी हाल में कश्मीर वादी में, वैली में 808 कश्मीरी पंडित परिवार कश्मीरी पंडित संघर्ष समिति के जरिए वहाँ पे रह रहे हैं। 242 लोकेशंस पे रहते हैं, बहुत ही कमजोर परिस्थिति में रह रहे हैं। 142 जो फैमिलीज है वो बिलो द पॉवर्टी लाइन है, और जो उनको सरकार उनके लिए जो सिक्योरिटी या जो रोजगार वगैरह करना चाहिए एज माइनॉरिटी, वो नहीं कर रही है। और न सिर्फ ये मौजूदा सरकार 2014 के बाद जिन्होंने देश भर में सालों से कश्मीरी पंडितों के नाम पे एक तरह के राजनीतिक रोटी सिखाने का काम किया, मगर बाकी पार्टियों भी मुझे लगता है गिन चुन के उनको नजरअंदाज किया हुआ है। और मुझे लगता है कि आप सब और हमारी तरफ से अगर हमें जमहूरियत लोकशाही की बात करना है तो हमें हर जगह के अल्पसंख्यकों के बारे में हमें विचार करना पड़ेगा। और मैं शुरू से कहते आई हूँ, मुझे अभी भी याद है कि औरंगाबाद में 2007-08 में म्यूनिसिपल काउंसिल में मेरा एक लेक्चर था, जब मैं अलग अलग अल्पसंख्यकों के बारे में बात कर रही थी। उस वक्त माहौल अलग था, देश अलग था, सरकार अलग थी, और काफी लोगों ने ऑडियंस से ऑब्जेक्शन लिया था कि आप कैसे कश्मीरी पंडितों को अल्पसंख्यक कह सकते हैं। तो थोड़ा बहुत हम भी खुद अपने आप इंट्रोस्पेक्ट करें, ये मेरा रिक्वेस्ट है, क्योंकि अल्पसंख्यक आप राज्य के स्तर पे भी देख सकते हैं, जिलों के स्तर पे भी देख सकते हैं, और जब बहुसंख्यकवाद हमारे देश पे इस वक्त एक फासीवाद ताकत राज कर रही है, तो हमें इस सब चीज़ों पे बहुत गहराई से हमें थोड़ा बहुत नज़र रखना पड़ेगा। दोस्तों, जहाँ तक कश्मीर फाइल्स का मामला है और कश्मीर और जम्मू एंड कश्मीर का मामला है, मैं शुरुआत से मैं कहना चाहूँगी मेरे ताल्लुकात वो रीजन से पर्सनल भी है और पॉलिटिकल भी है। पर्सनल इस तरह से है कि हमारे दादा जो है मोतीलाल जरीवर, वो शेख अब्दुल्ला से बहुत करीब थे, और जब शेख अब्दुल्ला जी की गिरफ्तारी हुई थी 53 में और उनको अंडरग्राउंड जाना पड़ा था, तब से हमारे परिवार और उनके परिवार काफ़ी करीब है। कश्मीर को हम बहुत ही बारीकी से जानते हैं। जब 1948 में पाकिस्तान ने पहले बार हमला किया कश्मीर पे, और एक बाकी देश में अल्पसंख्यक राज्य कश्मीर वैली में, वहाँ के राजा चिंतित थे कि हम कहाँ जाए, पाकिस्तान के साथ जाए या हिंदुस्तान के साथ जाए, भारत के साथ जाए। मगर शेख अब्दुल्ला की लोकप्रियता की वजह से एक मुस्लिम मेजॉरिटी जो स्टेट था, उन्होंने चुना कि हम भारत देश के धर्मनिरपेक्षता को ज़्यादा पसंद करते हैं, और उन्होंने बहुत ही ऐतिहासिक फैसला लिया कि हम ये धर्मनिरपेक्षता के साथ अपने आप को जोड़ लें। तो मैं बस आप सबके साथ हाथ जोड़ते हुए कहना चाहती हूँ, ये धर्मनिरपेक्षता की बात जब राजसत्ता के साथ जुड़ती है तो अहम चीज़ें होती है, और जब बहुसंख्यकवाद फैलता है या धर्म की राजनीति राजसत्ता के साथ जुड़ जाती है, जैसे पाकिस्तान में जुड़ी, तो उसका क्या असर होता है। और पहली बार जब हमला हुआ पाकिस्तान का 1948 में, तो वही कश्मीरी आवाम जो आज हमारे आर्मी और हमारे पैरामिलिट्री को शक की नज़र से देखती है, और उसके पीछे भी एक कारण है
बहुत गहरा कारण है जिसको हमको बाकी भारत हिंदुस्तानियों को मानना पड़ेगा, यकीन करना पड़ेगा कि हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस और इंडियन स्टेट का बिहेवियर कश्मीर वैली में कैसे रहा, मगर साथ साथ हमको देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान स्टेट ने भी कश्मीर वैली पे कौन से गेम्स खेले। और शुरुआत से मैं कहती आई हूँ और लिखती आ रही हूँ कि पाकिस्तान एंड इंडिया बोथ have treated Kashmir like a volleyball between the two states, और ये हमें मानना पड़ेगा और हमारे सेक्युलर और प्रोग्रेसिव बातचीत में भी ये बात रखनी पड़ेगी, क्योंकि अगर हम बात नहीं रखते हैं तो अधूरी बात रह जाती है। तभी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर बना, कश्मीरी आवाम ने उनको बाहर किया और उसके बाद यूएन में मामला गया नहीं गया, प्लेबिसाइड हो सकता नहीं हो सकता, वो तो मुझे लगता है दूर की बात है, मतलब उसके बाद से लेके आज तक कितने इलेक्शन जम्मू एंड कश्मीर में फ्री एंड फेयर हुए, ये हमको सवाल करना चाहिए। बाकी देश में भी कितने फ्री एंड फेयर होते हैं वो तो हम सवाल करेंगे नहीं, मगर कश्मीर में कभी कभी अपनी पसंद की सरकार को आज़ादी से भारत सरकार ने बैठने दिया कि नहीं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इसी वजह से एक तरह की नाइतफाकी कहो, डिसकॉन्टेंट कहो, ये बढ़ता गया आवाम में और जनता में, क्योंकि आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, आप हिंदू हो या मुसलमान हो, कश्मीर का जो एक्सेशन था भारत हिंदुस्तान से वो बाकी राज्यों से अलग था। और ये अगर हमें ये एग्रीमेंट को देखना है और मानना है, हम आज ये नहीं कह सकते कि क्योंकि हमने आर्टिकल 370 को एब्रोगेट कर दिया है इसलिए बाकी इतिहास कैसे आ गए। इतिहास को आप इतिहास नहीं भुला सकते। और अरविंद केजरीवाल जी को हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, उन्होंने जो भाषण दिया, उन्होंने जो कहा कश्मीर फाइल्स को लेकर, विवेक अग्निहोत्री जी ने सिर्फ पैसे के मामले टैक्स फ्री क्यों चाहते, करोड़ों क्यों बनाना चाहते हैं, मगर यही जो अरविंद केजरीवाल जी ने उन्होंने एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 का समाधान किया था। और मुझे लगता है इस तरह की राजनीति नहीं चलेगी, हमको कई सफाई से बात रखनी पड़ेगी लोगों के बीच, और विपक्ष ने भी कई बातों साफ रखनी पड़ेगी। तो मैं दोबारा दोहराऊं कि पाकिस्तान स्टेट और इंडियन स्टेट ने कश्मीर के आवाम के साथ पहले से बहुत ही दुर्लभ, बहुत ही मतलब उनको आवाम को लोकशाही और जमहूरियत नजरिए से जीने नहीं दिया। और चूंकि कश्मीर भारत का हिस्सा है, इसलिए भारत सरकार पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी कि वो कम से कम विश्वास दे कि वहाँ के लोगों को एक विश्वास दे कि लोकशाही वहाँ पे फूल सकती है, बढ़ सकती है, गहराई से बढ़ सकती है। और ये भी मैं अफसोस से कहना चाहूँगी कि 1989 के बाद, 1990 के बाद अशोक पांडे जी के वीडियो हमने देखे हैं, हम तो सब कुछ कह रहे हैं, मगर हम लोगों ने भी अभी की बात कहना 2023 में कहना ठीक है, मगर हम लोग भी एक मैगजीन छापते थे, 28 साल छापा हमने कम्युनिज्म कॉम्बैट, और उसमें हमने 93 में भी छापी कश्मीर की बात, 1989 में भी छापी कश्मीर की बात, और 2 कवर स्टोरी की तरफ में ध्यान दिलाना चाहती हूँ, हाउ ग्रीन इज माय वैली और द तालिबानाइजेशन ऑफ कश्मीर, क्योंकि ये भी कश्मीर में हुआ है कि सूफी इस्लाम जो कश्मीर की खासियत है और खासियत था, जो इस्लाम बाकी इस्लाम के अलग, क्योंकि बौद्ध शैव धर्म और सूफी इस्लाम को मिलकर कश्मीरियत की आइडेंटिटी बनता है, चूंकि एक तरह के पाकिस्तानी स्टेट का इन्फ्लुएंस और वहाँ भी इस्लाम का इन्फ्लुएंस को लेकर वो भी पूरा इस्लाम का शक्ल वहाँ पे बदलने लगा। और ये उसकी वजह से चाहे वो आतंकवादी ताकतें हो या आम जनता हो, उसके नजरियों में भी फर्क आने लगे। तो जब हम हकीकत की बात करें, जब हम नाइतफाकी की बात करें, तो हमें ये सब बातें जो इतनी अच्छी नहीं लगती है वो भी कड़ी बातें जुड़नी पड़ेगी। अभी आते एजेंडा, ये हुआ थोड़ा बहुत इतिहास, अभी आते एजेंडा। आप गुड़गांव, नोएडा, मध्य प्रदेश, गुजरात, अलग अलग जगह के रेसिडेंशियल एसोसिएशन 600 टिकट लेके, 1200 टिकट लेके, 2000 टिकट लेके लोगों को ये फिल्म देखने के लिए भेज रहे हैं। ये प्रोपेगेंडा मशीन है, और हिटलर के ज़माने में भी इस तरह की फिल्में बनी थी जिन्हें इस तरह का नज़रिया राष्ट्रवाद को लेकर और नागरिकता को लेकर लोगों को दिखाया था, जिसमें यहूदी लोगों को एकदम खराब फैलाया गया। और आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो एजेंडा है, जो तकरीबन 2025 में 100 साल पुराना हो जाएगा, वो तो बिल्कुल साफ नजरिया दिखाता है कि एक फांसीवाद धर्म राष्ट्रवाद का। और इसीलिए हमें हर ताकत को साथ में लेकर इसको नकारना पड़ेगा। विपक्ष को भी ताकत देने का काम हमें करना पड़ेगा। हालांकि विपक्ष कभी कभी हमें बहुत लंगड़ी दिखती है, कभी कभी बहुत हमें डिसअपॉइंट करती
चाहिए विपक्ष की, आप बिल्कुल जोर से आके आप बात नहीं रख पाते जैसे रखना चाहिए। और मगर हमको विपक्ष को भी हमको ताकत देना पड़ेगा। और सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि हमारी जगह पे, जहाँ पे हमारे घर है, बस्ती है, स्कूल है, कॉलेज है, वहाँ पे ये बात हमको लेके जानी पड़ेगी। कर्नाटक में इस वक्त जिस तरह का प्रोपेगेंडा चल रहा है, खतरनाक। कर्नाटक में अगले साल इलेक्शन आने वाले हैं और बहुत ही साफ है कि उत्तर प्रदेश का जो मॉडल था, उत्तर प्रदेश में वो बात शायद नहीं चली जितना वो चलाना चाहते थे, क्योंकि कुछ वहाँ पे बढ़ गया और ये सरकार हार भी सकती थी। मेरे मानने में ये सरकार हार भी सकती थी अगर इलेक्शन में इतनी गड़बड़ी नहीं होती तो। मगर कश्मीर फाइल्स इमीडिएटली उसके बाद आ जाता है। ये बात क्लियर है कि आपको और एक एजेंडा सामने लाना है कि मतलब और ये आम मुसलमान के लिए, मुसलमान कम्युनिटी के लिए एक खतरे वाली मोड़ है, क्योंकि आज मुसलमान कम्युनिटी, मुस्लिम इंडिविजुअल्स जो है, लड़की हो लड़का हो, वो एक असुरक्षता महसूस कर रहे हैं जीने की, रोजगार चलाने की, अपने असलियत की, अपने हकीकत की। और आपने CA/NRC आप लाए 2019 में, आपने संशोधन कानून लाके आपने एक इशारा कर दिया। वो इशारा ये था कि आज हम CA/NRC को बदल रहे हैं, कल हम NRC NPR लाएंगे। और अगर आसाम में 19 लाख लोग डिक्लेयर डी वोटर के नाम से वंचित है नागरिकता से और आज भी जूझ रहे हैं, तो सारे देश में कितने लोग प्रभावित होंगे इस तरह की नीतियों से, आपने तो डिक्लेयर कर। मगर ये जो आप करने जा रहे हैं, कश्मीर फाइल का जो एजेंडा है, वो आप बाकी आम हिंदुस्तानी भारतवासी में इतनी नफरत फैलाएंगे कि आप जो हिंसा होगी अल्पसंख्यकों के साथ, वो हिंसा वाजबी ठहराई जाएगी, वो ओके चलाई जाएगी और कोई बोलने के लिए तैयार हिम्मत करके बाहर न आए। ये है एजेंडा उनका साफ। मुझे तो कभी कभी लगता है हालांकि ये प्रधानमंत्री और ये मंत्रिमंडल से कुछ बातचीत रखना ही एक तरह से अजीब लगता है, मगर मुझे लगता है कि आज की पत्रकारिता क्या मर गई है क्या, कि पत्रकार जाके सवाल नहीं कर सके प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के सामने कि आप क्या चाहते हैं ये देश में, कि आप चाहते हैं क्या कि गुड़गांव से लेकर भोपाल से लेकर 10-15 इलाकों में जो कर्नाटक में हुए, जहाँ पे मुसलमान के रोजगार छीने जा रहे हैं, आप चाहते हैं कि आम हिंदुस्तानी भारतवासी, चूंकि वो मुसलमान हैं, वो अपने रोजगार से वंचित हो जाए, वो इस तरह हिंसा के शिकार बने। डायरेक्टली ये सवाल इनसे क्यों नहीं पूछे जाते हैं? क्योंकि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होल्ड करते। ऐसे हमको कहा जाता है, बड़े बड़े पत्रकार जो रोज सामने आते हैं हमारे टीवी पे, जो अपने आप को सेक्युलर मानते हैं, उनके लिए कुछ कहते नहीं है, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होल्ड करते हैं। तो क्या एडिटर्स गिल्ड ने शिकायत की? क्या आपने बस कुछ प्रोटेस्ट किया? क्या देश का प्रधानमंत्री सालों साल भारत के पत्रकारों के साथ कोई सवाल जवाब नहीं करेगा, ताकि कम से कम 50 में से एक तो हिम्मत न करते ऐसे सवाल करने के लिए? क्या ये हुकूमत क्या चाहती है? एजेंडा तो बहुत क्लियर है कि आप चाहते हैं कि आम भारतवासी में मुसलमान कौम और मुसलमान औरतों के बारे में इतनी नफरत पैदा की जाए कि कल उठ के गली गली में हिंसा हो, कल उठ के गली गली में बॉयकॉट। और ये तो गैर संवैधानिक है। जस्टिस प्रोफेसर तो बैठे हुए हैं, ये गैर कानूनी भी है। मगर आज जो हमारे ऊपर राजसत्ता करने वाली जो राजसत्ता जो है, उन्होंने नफरत एक नीति बना दी है। Hate has become a state project। और ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सरकार, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक पार्लियामेंट्री विंग है आरएसएस ने तो सिर्फ अपने किताबों में लिखा है कि हम चाहते हैं कि ये संविधान बदल करके हम हमारा संविधान, ये कोई छुपी हुई बात नहीं है, खुल के कहते हैं। फिर भी शपथ वो लेते हैं संविधान के नीचे, इलेक्शन वो लोग लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के नाते। चुनाव आयोग, शर्म की बात कि चुनाव आयोग की क्या परिस्थिति है, और न्यायालयों से भी हमें ज्यादा अपेक्षा है। हम उम्मीद करते हैं हमारे उच्च न्यायालयों से, चाहे वो हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट, कि आपको कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का दर्जा इसलिए दिया गया है कि जब भी आपको कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन नजर आए
किसी को धर्म के नाम, मजहब के नाम लेकर किसी को मारा जाए, किसी को नोचा जाए, किसी को लिंच किया जाए, आप सुओ मोटो एक्शन हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स क्यों नहीं लिए? बहुत सवाल। एजेंडा तो एक तरह से बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी है और एक तरह सरल है, बहुत ही सरल। सवाल है कि आप और हमारे में क्या ताकत है कि हमको संगठित होकर इसको सामना करें, क्योंकि संगठित होकर सामना करने का मतलब ये भी होता है कि कभी कभी कड़वी बातें हमारे बीच में जो निकलती है उसका भी सामने करके उसको कबूल करके हम आगे बढ़े, कि चाहे फिरका परस्ती कहीं से भी हो उसको हम सामना करें। ये देश ने 3-4 और बहुत शर्मिंदगी जैसी चीजें पाई। लास्ट जून 2021 में एक सुल्ली बाई ऐप निकलता है, न्यू ईयर्स डे को एक बुल्ली बाई ऐप निकलता है। मतलब और कुछ हमारे टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स के पास और कुछ कार्य नहीं है, सिर्फ हमारे जो रिस्पेक्टेड, आदरणीय, इंडिपेंडेंट, वोकल, ऑटोनमस जो हमारी मुसलमान प्रोफेशनल बहनें हैं, जो अपने अपने फील्ड में बहुत अच्छा काम कर रही है, जिसमें नजीब की अम्मा भी शामिल है, फातिमा नफीस, जिन्होंने अपने बेटे के लापता होने के बाद उन्होंने एक पूरा आंदोलन चलाया, उनको भी आप ऑनलाइन ऑक्शन करें। ये है भारतीय संस्कृति आज के नाम पर। भारतीय टेक्नोलॉजी संस्कृति बहुत रिच, नफरत की नीति राजसत्ता से लेकर सोशल मीडिया में फैलाई जाती है। इसका सामना समाज, आवाम, संगठन, अलग अलग समुदाय कैसे करें, ये मुझे लगता है सबसे बड़ी चुनौती है। और अगर एजेंडा है कश्मीर फाइल्स की तो ये एक ही एजेंडा है। मैं वापस दोहराऊंगी कि चाहे 1400 हमारे कश्मीरी पंडित भाई बहनों की हत्या हुई हो, जिसमें बलात्कार भी था, मैं मानती हूँ कश्मीर वैली में, उसका हम निंदा करते हैं, तब भी किए थे, आज भी। सवाल दो राय हो ही नहीं सकती। जिस तरह उनको पलायन करना पड़ा, चाहे जो भी जिम्मेदार, कितना भी जगमोहन जी का हाथ हो न हो, कितना भी सीआरपीएफ मिलिट्री का हाथ हो न हो, कितना भी आतंकवादियों पाकिस्तान का हाथ हो न हो, हम उसकी निंदा करते हैं, करते रहेंगे कि हमारे कश्मीर पंडित बहन भाइयों को क्यों कश्मीरवादी और अपने घरों को छोड़ना। मगर साथ साथ यही भी करेंगे कि 1989 से 6 साल पहले वही भारत के दूसरे तबके में नेली हुआ, नेली मैसेकर हुआ, जहाँ पे 3-4 गांव के बीच में 2700 मुसलमानों को तोड़ आई उनके अंदर कत्लेआम। अफसोस की बात है कि आज़ाद भारत और हिंदुस्तान में इस तरह के कांड होते आए, जहाँ पे अल्पसंख्यकों को शिकार बनाया गया। हमारे सिख बहन भाइयों को 84 में, दिल्ली में, कानपुर में, नांदेड़ में हुआ, मानना पड़ेगा, आवाम को भी मानना पड़ेगा, राजसत्ता को भी मानना। गुजरात 2002 की बात तो आप और हम भूल ही जाए तो अच्छा, और ये भी भूल जाए कि परजानिया जैसी फिल्म बनी भी थी, आज भी देखी जा सकती है, और आज तक गुजरात राज्य में उसको दिखाई नहीं दी। फिराक भी बनी थी, ऐसे कई फिल्में बनी। फिल्म बनाने का अधिकार फिल्म निर्देशक को जरूर है, मगर उसका पॉलिटिकल, राजनीतिक फायदा आप इस तरह उठाएंगे तो मुझे लगता है कि अगर हम इसका मुकाबला फासीबाद ताकत से करें तो हम ज़्यादा दूर नहीं रहेंगे। भारत देश के लिए, भारत के संविधान के लिए, आप और हमारे लिए बहुत ही चुनौती वाले दिन है। कैसे हम लोग सामना कर पाएंगे बिना संगठन जो एक लक्ष्य के साथ 100 साल से काम करता आ रहा है, और जो आज समाज में, संस्कृति में, रोजगार में, हर चीजों में अपनी जिसको बोलते हैं टेंटिकल्स में, अपनी जड़ भी नहीं कह सकती क्योंकि जड़ एक अच्छी चीज होती है। टेंटिकल्स का नाम हिंदी हिंदुस्तानी में क्या है बताइए, कि टेंटिकल्स वो लोग बहुत गहराई तक वो लोग अपने डाल चुके हैं। हम सब सामने वालों के पास क्या कम से कम वो इरादा है कि कहीं ना कहीं हम संगठित होकर इसका सामना करें या ना करें। हम सब बहुत उत्सुक है कि हम अशोक कुमार जी की बात
सुने, इसलिए मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुए आप सबके शुक्रिया अदा करती हूँ और बहुत ही दिल से एक विनंती करती हूँ कि हम धर्मनिरपेक्षता, धर्मनिरपेक्ष वैल्यूज़, संविधान के जो वसूल है, विभिन्नता, ये सब वसूलों पे गहराई से चर्चा। शुक्रिया।